पुतीराम ने वेट की तरह मेज के पास रखी झींगा मछली को बैठाया, फिर अंडा फ्राई करके लाया और खुद छिप गया। हम फुटपाथ पर उतरे तो मैंने पूछा, हम कहाँ जा रहे हैं? व्योमकेश हंसते हुए बोले, कोई खास जगह नहीं, केशदास बोतल खोल देगा, उसके बाद हम लौटेंगे। समझ गया, लेकिन तब तक क्या करेंगे? तब तक गोल दिघी में हवा खाने चलते हैं। गोल दिघी पहुंचकर हम खाना खाने लगे। ज़्यादा बातें नहीं हुई। व्योमकेश ने एक बार कहा, केशदास गली में चाबी नहीं फेंकते। एक समय हमारी नज़र यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट पर पड़ी। कई लोग प्रवेश कर रहे थे, शायद कोई कार्यक्रम हो रहा है। घूम घूम कर थक जाने पर मैंने व्योमकेश से कहा, चलो देखते हैं वहाँ क्या हो रहा है। व्योमकेश ने कहा, चलो, शायद किसी प्रसिद्ध व्यक्ति की मृत्यु के अवसर पर यह कार्यक्रम रखा गया है। यूनिवर्सिटी इंस्टीट्यूट में प्रवेश करते ही हमारी मुलाकात इंदु बाबू से हो गई। वे फिल्म जगत से हैं और संगीतज्ञ भी हैं। कार्यक्रम में शामिल होने आए थे। व्योमकेश की भविष्यवाणी सही थी। फिल्म जगत के एक पूर्व सहयोगी की मृत्यु के अवसर पर उनके साथी नृत्य और गीत के माध्यम से शोक व्यक्त कर रहे थे। मैंने व्योमकेश का परिचय इंदु बाबू से कराया। उन्होंने हमें आगे की किसी पंक्ति में बैठने के लिए जगह दी और खुद पास में बैठ गए। मंच पर कुछ पर्दों के पीछे कई चेहरे दिखाई दे रहे थे। कुछ और भी थे। अध्यक्ष एक पुराना फिल्म अभिनेता था। मंच पर बैठे लोगों में से एक युवती का चेहरा विशेष रूप से मेरी नज़र में आया। अजनबी चेहरा, सुंदर तो नहीं लेकिन आकर्षक था। फूल रूप रंग फेयर कहा जा सकता था। बाल गर्दन के पास घुंघराले होकर लटक रहे थे, जिसे हम यौन आकर्षण कहते हैं। युवती में ये पर्याप्त मात्रा में था। एक मजबूत कद का युवक उसके पास बैठा था और बीच बीच में कान लगाकर बातें कर रहा था। जो गीत चल रहा था वह समाप्त हो गया। अध्यक्ष ने एक चिट्ठी हाथ में लेकर खड़े होकर कहा, अब कुमारी शिवली मजूमदार गाएगी। दूर के पति लौटने की इच्छा रखो। जो युवती मैंने देखी थी वही शिवली मजूमदार थी। वह संयमित और धीमे कदमों से सामने आई और बैठ गई। मजबूत युवक उसके बाईं ओर बैठा। गीत की शुरुआत हुई। संगीत मधुर, साफ और मोहक था। मैंने आंखें बंद करके सुनना शुरू किया। फिर व्योमकेश की कोहनी से हल्की ठोकर लगी और मेरी चेतना लौट आई। व्योमकेश ने कान में कहा, वहाँ बाईं ओर देखो। बाईं ओर ध्यान से आंखें घुमाई। कुछ कुर्सियाँ छोड़कर पहली पंक्ति में प्रभात बैठा था। चेहरा गंभीर और एकाग्र, पूरी नज़र गायिका पर केंद्रित थी। शायद प्रभात हमें नहीं देख पा रहा था, वरना इतनी एकाग्रता संभव नहीं थी। व्योमकेश की ओर मुड़कर देखा। चेहरे पर हल्की मुस्कान लिए वह गीत सुन रहा था। मेरे दिमाग में बिजली जैसी चमक दौड़ गई। शिवली मजूमदार, जिसे प्रभात से शादी करनी थी, क्या यही वही थी? शिवली मजूमदार का गीत समाप्त हुआ। फिर कुछ और लोग गाने लगे। ध्यान दिया कि शिवली का गीत खत्म होते ही प्रभात चुपचाप उड़ गया। कार्यक्रम खत्म होने से पहले हम भी उठे। इंदु बाबू हमारे साथ दरवाजे तक आए। व्योमकेश ने उनसे पूछा, वो शिवली मजूमदार वाली लड़की अच्छा गाती है? क्या वह फिल्मी लड़की है? इंदु बाबू बोले, नहीं, अभी तक नहीं, लेकिन जब गदानंद ने उसे देखा तब देर नहीं लगी। गदानंद? हाँ, वही तबला बजा रहा था। वो आदमी फिल्म का दलाल है। भद्र घर की लड़कियों को संगीत और गायन सिखाना उसका पेशा है, लेकिन अच्छी लड़की मिल जाए तो फिल्म में ले जाता है। सच में? उसका असली नाम गदानंद है? असली नाम जगदानंद है। फिल्म में सब उसे गदानंद कहते हैं। कई लड़कियों का दिल पिघला चुका है। शिवली के पिता का नाम आप जानते हैं? हाँ, मुझे सुनाई दिया था। दयालहरी मजूमदार हाल ही में पूर्वी बंगाल से आई है। 7:30 बजे घर लौटे। दरवाज़ा खुला था। अंदर देखा तो केश बाबू तहखाने के ऊपर बैठकर घुटनों के बल बैठे थे। उनका दाहिना हाथ की तर्जनी बाना बनी हुई थी और वह कमरे के कोने को निशाना बनाए हुए थी। शराब की खाली बोतल पास में गिरी थी। केश बाबू ने हमें आते हुए नहीं देखा। उन्होंने कमरे के ऊपरी कोने की ओर बंदूक चलाई। गुडुम फिस आवाज़ उन्होंने जोर से निकाली। व्योमकेश ने पूछा, केश बाबू क्या हो रहा है? केश बाबू बोले, चुप, पंछी उड़ जाएगा। गुडुम फिस। व्योमकेश हंस पड़े। ओह, पंछी का शिकार हो रहा है, तो कितने मारे? केश बाबू ने बंदूक नीचे रखते हुए सहजता से कहा, 3 हरतेल घुघो मार लिए।
उनके चेहरे पर हल्की सी संतोष की मुस्कान झलक रही थी। व्योमकेश ने कहा, अच्छा अच्छा, लेकिन गुडुम फिस क्यों? गुडुम तो समझा, लेकिन फिस क्या? केश बाबू बोले, फिस नहीं समझे? गुडुम बंदूक की आवाज़ और फिस पंछी की जान निकल गई। केश बाबू सो गए। मैंने देखा कि वे गहरी नींद में हैं। लगभग 1.5 घंटे बाद हमने उनकी नींद तोड़ी। फिर खाना खाकर हम फिर से तहखाने पर बैठ गए। केश बाबू अब काफ़ी शांत थे। शिकार में कोई रुचि नहीं थी। व्योमकेश ने उन्हें सिगरेट दी और धुआं छोड़ते हुए कहा, केश बाबू, आपको देखकर लगता है कि आपकी उम्र में आप बहुत बलवान थे। केश बाबू ने सिर हिलाते हुए कहा, क्या शरीर था व्योमकेश बाबू, अगर देखा नहीं तो विश्वास नहीं होगा। ये छाती, ये हाथ, एक पूरा बकरा अकेला खा सकता था। लोग मुझे कहते थे भीमकेष्ठ। ज़रूर, बहुत मारपीट करते होगे। इस साहबों को भी धक्का मारा? साहब क्या कह रहे हैं, जहाजी गोरा तक धक्का दिया है। लोग शराब पीने जहाज से उतरते थे, गलियों में घूमते थे, मैं छुपा रहता। किसी को अकेला पाता तो 2-4 घुसे मार कर लंबा कर देता। हा हा हा। आप देखो, आप मेरे मन के मुताबिक इंसान हैं। अच्छा, क्या आपने कभी किसी इंसान को मारा है? व्योमकेश अंतरंग अंदाज में उनके पास बैठ गए। इंसान मारा? केश बाबू थोड़ी संदेह भरी नज़र से देखने लगे। अरे मशी, डर किस बात का? दोस्त को बता देना कोई बुरी बात नहीं है। मैंने तो 3 इंसान मारे हैं। अजीत जानता है, आप उससे पूछ सकते हैं। केश बाबू थोड़े आश्वस्त हुए। मैंने अपने हाथ से सीधे नहीं मारा, लेकिन मैं टीम में था। वो अनादि हलदर से आपकी पुरानी जान पहचान थी? स्कूल से। वो अनादि शैतान था, लेकिन ताकत उसके पास नहीं थी, इसलिए मुझे अपनी टीम में खींचता। मैं स्कूल में अच्छा बच्चा था मशी, लेकिन उस अनादि के कारण बिगड़ गया। फिर एक डिप्टी का लड़का साइकिल लेकर स्कूल आता था। एक दिन मैं और अनादि उसकी साइकिल लेकर चोरी कर ली और चोर बाज़ार में बेच दी। लेकिन डिप्टी के लड़के की साइकिल थी, पुलिस ने पकड़ लिया। हम पकड़ लिए गए। हेड मास्टर ने हमें दोनों को स्कूल से निकाल दिया। हाँ वही, हेड मास्टर लोग बहुत सख्त होते हैं। फिर क्या हुआ? फिर क्या, जो होना था। नाम कट गया, सेना में चले गए। 2 साल के बाद प्रथम युद्ध शुरू हुआ और हमें किशोर भेजा गया। ठीक मेसोपोटेमिया, बसरा, कुट अलममरा। वहाँ हमने कुछ साल खूब मस्ती में बिताए। उस वक्त आपने राइफ़ल चलाना भी सीख लिया होगा? हाँ, निशाना कमाल का था। कुट अल अमरा में जब हम फंस गए थे तो खाने पीने की मुश्किल हो गई थी। घोड़े का मांस खाना पड़ता था। तब मैं राइफ़ल से उड़ते हुए पंछी मारता था। कप्तान ने मुझे नाम दे दिया विलियम टेल। वह एक दिन का किस्सा था। उन्होंने एक लंबी सांस ली और कहा, युद्ध के बाद मैं घर लौट आया। फिर जिंदगी वही पुराने ढर्रे पर लौटने लगी। कुछ ही दिनों बाद अनादि ने एक बड़ा कांड किया। उसने अपने बाप से झगड़ा किया, बाप को पीट दिया और घर छोड़कर भाग गया। इतनी मार दी कि बाप अगले ही दिन चल बसे। घर वालों ने मामला दबा दिया, पर अनादि भाग निकला और 5 साल तक दिखा ही नहीं। 5 साल बाद एक रात अनादि चुपके से मेरे पास आया। उसने कहा, बिजनेस करोगे? मेरे साथ आ जाओ, बहुत फ़ायदे वाली जगह है। मैंने पूछा, किस तरह का बिजनेस? कहाँ जाना होगा? उसने कहा, बिहार का एक छोटा शहर है, मारवाड़ी लोगों के साथ धंधा है, अकेले नहीं चल पाएगा, इसीलिए तुझे लेने आया हूँ। रात भर में पैसा बन जाएगा, चल, जाओगे ना? उस वक्त मेरी हालत अच्छी नहीं थी, इसीलिए राज़ी हो गया। बिहार का एक छोटा सा स्थान था, नाम लालनिया। वहाँ से रेल की लाइन गुजरती थी। पीछे की तरफ पहाड़ और जंगल था। हम स्टेशन पर उतरकर शहर नहीं गए। दिन में हम जंगल के बीच छुपे रहे। वहाँ अनादि ने सच्चाई बता दी। शहर के किनारे जंगल के पास एक मारवाड़ी औरत का ठिकाना था। बूढ़ी मारवाड़ी रात में अकेली रहती थी। उसके पास बहुत सारा पैसा था। हमें वहाँ डाका डालना था। हम रात के समय मारवाड़ी के घर गए। मेरे हाथ में लोहे की डंडा थी, अनादि के हाथ में टॉर्च थी, कमर पर खंजर बंधा था। मारवाड़ी चोरों के साथ चोरी का काम करती थी। रात में चोर उसके पास आते थे। अनादि ने दरवाज़ा खटखटाया। उसने दरवाज़ा खोल दिया। मैंने उसके सिर पर एक डंडे से वार कर दिया।
बूढ़ी बेहोश होकर गिर पड़ी। हमने ठिकाने लूटे, ज़्यादा कुछ नहीं मिला, लगभग 3,000 रुपये नकद और कुछ सोने के आभूषण। इन्हें लेकर हम निकल रहे थे कि मारवाड़ी दरवाजे पर पड़ी हुई थी। अचानक उसने अनादि की टांग पकड़ ली। बहुत कोप झड़पी हुई, पर अनादि टांग छुड़ा न पाया। मारवाड़ी ने अपने जबड़े से काटना शुरू कर दिया। तब अनादि ने कमर से खंजर निकाला और बूढ़ी के गले पर एक बड़ा वार कर दिया। बूढ़ी चिल्लाई और मर गई। रक्त से सना खंजर वही छोड़कर हम भाग गए। रात के अंतिम समय में स्टेशन पहुंचे और ट्रेन पकड़ ली। लूट का माल अनादि के पास था। उसने कहा, तू एक डिब्बे में बैठ, मैं दूसरे डिब्बे में बैठूंगा। अगर हम दोनों एक ही डिब्बे में बैठेंगे तो किसी को शक हो सकता है। ऊपर चढ़, अगले स्टेशन पर मिलेंगे। मैं एक डिब्बे में चढ़ गया, अनादि पास के डिब्बे में। बस वही अनादि गायब हो गया। 20 साल में फिर उसे नहीं देखा। बेईमान, विश्वासघाती। पुरानी रकम की बात सोचकर केश बाबू भड़क गए। व्योमकेश ने उन्हें एक और सिगरेट दी और कहा, अनादि हलदर बेईमान था, इसलिए आज तुझ पर यह मुसीबत आई। लेकिन आपने कहा था कि अगर चाहे तो अनादि को फांसी पर लटका सकते हैं। इसका मतलब क्या था? अगर आप उसे फंसाते तो खुद भी फंस जाते, केश बाबू ने कहा। मारवाड़ी की हत्या के मामले में बहुत हल्ला हुआ। अखबारों में लिखा गया। पुलिस ने खंजर पर अनादि की उंगली के निशान पाए, लेकिन वे अनादि को नहीं जानते थे। उसे पकड़ेंगे कैसे? केवल मैं ही जानता था। अगर मैं पुलिस को एक बेनामी पत्र भेज देता, लालनिया का हत्यारा अनादि हलदर है, वो इस पते पर रहता है, उंगली के निशान मिलाए, तो क्या होता? व्योमकेश ने कहा। समझा। फिर आपने अनादि हलदर को फिर कब देखा? केश बाबू ने दांत निकालते हुए कहा, लगभग 2 साल पहले, यही कलकत्ता शहर में। फुटपाथ से जा रहा था, देखा अनादि बाऊ बाजार के घर में जा रहा है। और कहाँ जाएगा? पूछताछ करके पता लगा कि अनादि के पास अब पैसे है, वो आराम से जी रहा है। एक बार सोचा पुलिस को बेनामी खत दे दूँ, पर मेरे हालात तब ठीक नहीं थे। एक दिन जाकर देखा, अनादि तो जैसे भूत देख लिया हो, अचानक चौंक उठा। मैंने कहा, अब से तुम मुझे भी आराम से रखोगे, वरना लालनिया वाली मारवाड़ी का किसने कत्ल किया ये पुलिस जान जाएगी। हत्या का मामला आसानी से नहीं निपटता। रात हो गई। केश बाबू हमारे तख्तपोश पर ही रात बिता कर गए। अगले दिन सुबह देर से उठे। जल्दी बैठने के कमरे में गया तो देखा व्योमकेश बैठा हुआ पत्र लिख रहा है और केश बाबू भी वही बैठे हैं। मैंने पूछा, शिकारी कहाँ गया? व्योमकेश ने मुस्कुराते हुए आँख उठाकर कहा, रात ढले वो कब लौटता, भाग गया। कल रात शराब के असर में जो बातें कही गई, आज सुबह शायद केशदास ने उन सब बातों को भुलाकर अलग रख दिया है। हम तख्तपोश पर बैठे। 7 बजे किसे चिट्ठी लिख रहे हैं? व्योमकेश ने वो चिट्ठी मुझे थमाई और दूसरी चिट्ठी लिखने लगे। चिट्ठी में ये लिखा था, भाई रमेश, इतने दिनों के बाद क्या तुम्हें मेरी याद है? हम साथ में बहरामपुर में पढ़े थे। प्रोफेसर लोग मुझे बॉम्बर केस कहकर बुलाते थे। याद है? मुझे ज्ञात हुआ है कि नृपेन दत्ता नाम के एक व्यक्ति के ज़रिए कि तुम अपने गांव में हो। नृपेन को तुम जानते हो? वो तुम्हारे मोहल्ले का लड़का है। उसके बारे में कुछ पूछना चाहता हूँ। कोलकाता आने जाने की बात तो रही ही होगी। एक बार मेरे घर आओ, मैंने पता दिया है। कब आओगे? प्यार के साथ, अलविदा। व्योमकेश बख्शी, आपके पुराने दोस्त। दूसरी चिट्ठी निताई निमाई के नाम थी। इति, तुम्हारा पुराना दोस्त व्योमकेश बख्शी। निमाई बाबू, निताई बाबू, श्रीकांत पंत निवास के छोटे कमरे की बात मुझे पता चली है। फ़ौरन मेरे साथ आकर मिलो, नहीं तो ये खबर पुलिस को लग सकती है। व्योमकेश बख्शी। व्योमकेश ने दोनों चिट्ठियाँ लिफाफों में रखी और पुतीराम को बुलाया। पुतीराम बाजार जाने वाला था, इसीलिए व्योमकेश ने उसे दोनों चिट्ठियाँ देने के लिए कहा और फिर मुझसे कहा, चलो आज सुबह ही निकलना होगा। कहाँ? दया लहरी मजूमदार के घर का पता याद है ना? हाँ, 13/3 रामतनु लेन, श्याम बाज़ार। आधे घंटे बाद हम निकल पड़े। श्याम बाज़ार पहुंचकर रामतनु लेन खोजने और उससे बाहर निकलने में समय लगा। गली लंबाई और चौड़ाई में छोटी थी, दोनों किनारों से बड़ी सड़कों से जुड़ती थी। गली के लगभग बीच में पहुंचते ही अचानक दूसरी ओर के एक घर से एक आदमी बाहर आया और तूफान की तरह हमारी तरफ बढ़ा। मैंने पहचान लिया,
वो प्रभात था। वह हमारे पास से गुजरते हुए हमें देख नहीं पाया। उलझे बाल, खून सना चेहरा और आंखें आग के घेरे की तरह वो हमारी तरफ से निकल गया। हमने खड़े होकर एक दूसरे की ओर देखा, फिर उसी दरवाजे की तरफ बढ़े जिससे प्रभात बाहर गया था। नंबर देखने की ज़रूरत नहीं थी। व्योमकेश ने धीरे से कहा, अनादि हल्दर का मामला खत्म हो गया था, अब वह नहीं है, इसलिए प्रभात फिर आया, लेकिन कोई फ़ायदा नहीं। 13/3 नंबर वाले घर का दरवाज़ा बंद था। हम थोड़ी देर खड़े रहे और हिचकिचा रहे थे कि अंदर से एक लड़की की मीठी, स्पष्ट और मोहक आवाज़ गुनगुनाई। आवाज़ के साथ तबला की धुन भी थी। व्योमकेश ने दरवाज़ा खटखटाया। अंदर का संगीत बंद हो गया। एक बुजुर्ग व्यक्ति ने दरवाज़ा खोला। उसकी आंखें हमारे हर पहलू का निरीक्षण कर रही थी। क्या चाहिए? उसका शरीर बेमेल बाज जैसा सख्त और आवाज़ भी उतनी ही खुरदरी थी। हल्का पूर्व बंगाली उच्चारण भी था। व्योमकेश ने कहा, आपका नाम दयालहरी मजूमदार है? हाँ, क्या काम है? दरवाजे के अंदर आने का न्योता नहीं आया, बल्कि गृहस्वामी ने दोनों कबात पकड़कर रास्ता रोक लिया। व्योमकेश ने कहा, अनादि हल्दर की मौत हो गई है, शायद आपने सुना होगा। मैं उसके बारे में कुछ जानना चाहता हूँ। अनादि हल्दर कौन है? मैं नहीं जानता। दयालहरी मजूमदार की खुरदरी आवाज़ गुस्से में उठी। आप नहीं जानते? आपकी अलमारी में आपका हैंड नोट मिला है। आपने 5,000 रुपये उधार लिए थे। कौन कहता है कि मैंने उधार लिया? झूठ है, मैं किसी से एक पैसा भी उधार नहीं लेता। हैंड नोट पर आपका हस्ताक्षर मैंने अपनी आंखों से देखा है। जाली हस्ताक्षर। दरवाज़ा ज़ोर से बंद हो गया। हम कुछ देर बंद दरवाजे के पास खड़े रहे, फिर वापस लौटने लगे। पीछे से फिर वही गीत और तबले की धुन शुरू हो गई। भीरवी एक तला। ट्राम रोड की ओर बढ़ते हुए व्योमकेश ने कष्टपूर्ण मुस्कुराते हुए कहा, दयालहरी मजूमदार कोई मामूली आदमी नहीं है। अनादि हल्दर के मरने की खबर सुनकर सोच रहा है कि 5,000 रुपये अपने पास रखेगा। हैंड नोट पर जो हस्ताक्षर किए हैं वह शायद उसका असली हस्ताक्षर नहीं है। इसे झूठा, चुराया हुआ बनाया होगा। अगर मामला अदालत में गया तो वो इसे नकार देगा। लेकिन सवाल यह है, अगर अनादि हल्दर ने उसे 5,000 रुपये उधार दिए तो क्यों? मैंने कहा, शायद अनादि हल्दर का व्यापार था। व्योमकेश ने कहा, तो भी वह केवल हाथ में 5,000 रुपये बिना किसी गारंटी के क्यों देगा? अनादि हल्दर क्या इतना भूला था और किसी ठग के साथ संगीत गाता और पानी में बहा देता? ये देखकर भी निश्चय नहीं कर सकता। तो फिर क्या हो सकता है? मुझे नहीं पता, लेकिन जानना होगा। मुझे शक है। जानते हो क्या? व्योमकेश कुछ कहने के लिए रुक गए, फिर उन्होंने आकाश की ओर देखकर कहा, ठहरो। उसके बाद मैंने कोई सवाल नहीं किया। उस दिन शाम को हम फिर बाहर निकले। इस बार हमारा गंतव्य प्रभात की दुकान थी। दुकान के पास पहुंचते ही देखा कि 5 अन्य लोगों में से बांटुल सरदार हमारे आगे बढ़ रहा है। प्रभात की दुकान के सामने पहुंचते ही बांटुल की चाल धीमी हो गई। लगता था कि वह दुकान में प्रवेश करेगा, लेकिन अंदर जाने से पहले उसने एक बार पीछे मुड़कर देखा। हमारी आंखें मिली। तुरंत ही बांटुल सीधे चलने लगा। मैंने चुपचाप व्योमकेश की ओर देखा। उनका चेहरा तन गया, जबड़े की हड्डियां सख्त हो गई थी। मैंने धीरे से कहा, क्या बांटुल इस बार प्रभात को पकड़ना चाहता है? व्योमकेश ने सिर्फ गले में आवाज़ दी। हम दुकान में प्रवेश कर दिए। खरीदार कोई नहीं था। केवल प्रभात काउंटर पर कोहनी टिका कर माथे पर हाथ रखकर बैठा था। उसका चेहरा अच्छे से दिखाई नहीं दे रहा था। हमारे कदमों की आवाज़ सुनकर उसने आंखें उठाई। उसकी आंखें लाल ज्वालाओं जैसी थी। कुछ क्षण अजनबी नज़र से देखा, फिर हड़बड़ा कर खड़ा हो गया और बोला, आइए। हम काउंटर के सामने खड़े हुए। किताबों की ढेर ढेर पंक्तियाँ मेरे मन को मोह रही थी। मैं चारों ओर देखने लगा। व्योमकेश को ऐसी बारीकियों की परवाह नहीं थी। उन्होंने कहा, थोड़े से काम के लिए आया था। देखिए, क्या आप इस चाबी को पहचान सकते हैं? प्रभात ने व्योमकेश के हाथ से चाबी ली और उसे घुमा कर देखा। नहीं, ये चाबी कहाँ की है? व्योमकेश ने कहा, मुझे नहीं पता, ये आपके घर के पास की गली में मुझे मिली थी। कौन जानता है, मुझे तो कभी दिखाई नहीं दी। नई चाबी लग रही है, शायद किसी सड़क वाले की जेब से गिर गई होगी। प्रभात ने चाबी वापस कर दी। व्योमकेश ने इसे अपनी जेब में रख लिया और पूछा, केष्ट बाबू का क्या हाल है? वह आज सुबह आपके घर लौटे थे? प्रभात ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, हाँ, कल रात
वो कहाँ गए थे? व्योमकेश ने पूछा। तो केष्ट बाबू फिर आपके कंधे पर ही रहे? ऐसा ही लग रहा है। क्या किया जा सकता है, गली में धक्का नहीं दिया जा सकता वास्तव में। और नृपेण बाबू कहाँ है, चले गए? नहीं, अभी नहीं गए। उनका 2 महीने का वेतन बाकी है। गरीब आदमी, सोच रहा हूँ कि उसे वहीं रहने दूँ। दुकान में कोई एक आदमी होना चाहिए, उसी को रहने दूंगा। व्योमकेश ने कहा। बुरा नहीं, ठीक है। निमाई निताई शायद अभी तक नहीं आए। क्या अलमारी पुलिस ने सील कर दी? नहीं, पुलिस फिर नहीं आई, लेकिन अनादि बाबू की कमर में जो चाबी थी वो उन्होंने ले ली। अलमारी में शायद वही एक चाबी थी। ठीक है, एक और बात पूछूं? क्या आपको पता है कि अनादि हलदर ने दयालहरी मजूमदार को 5,000 रुपये उधार दिए थे? प्रभात थोड़ी देर अविश्वास भरी आंखों से चुपचाप देखता रहा। 5,000 रुपये? आपको सच में पता है? हाँ, मैंने अनादि हलदर की अलमारी में हैंड नोट देखा था। उसमें दयालहरी मजूमदार के हस्ताक्षर थे। प्रभात का थका हुआ चेहरा और सूखा सा लगने लगा। वह आधी आवाज़ में बोला, मैं नहीं जानता, कभी सुना ही नहीं। वो टूल के ऊपर बैठकर असहज हो गया और गिरने ही वाला था। व्योमकेश ने हाथ बढ़ाकर उसे पकड़ लिया। प्रभात बाबू, आपको बुखार है, गर्मी महसूस हो रही है। बुखार? नहीं, कुछ नहीं, ठंडक लगी है। शायद सीने में ठंडक बैठ गई है। आप दुकान पर क्यों आए? जाइए, घर जाकर आराम कीजिए। डॉक्टर को बुलाइए। डॉक्टर? प्रभात डरते हुए उठ गया। नहीं नहीं, ऐसे हंगामे की ज़रूरत नहीं, आप खुद ही ठीक हो जाएंगे। मेरी बात सुनिए, मेरे पास एक जानकार डॉक्टर है, चलिए उनके पास चलते हैं। बीमारी को नज़रअंदाज करना ठीक नहीं है, आइए। प्रभात ने कई बार आपत्ति जताई, लेकिन आखिरकार मान गया। दुकान में ताला लगाकर बाहर निकलते समय व्योमकेश ने पूछा, आपके गोरखा दरवाजे पर नहीं दिख रहे, क्या उन्हें जाने दिया? प्रभात ने कहा, हाँ, वो बहुत दिन से देश में नहीं था, काम छोड़कर चला गया। मुझे अब पहरेदार की भी ज़रूरत नहीं। और हल्की मुस्कान दी। 2-3 मिनट में हम डॉक्टर तालुकदार के क्लिनिक पहुंच गए। वो पहले से वहाँ मौजूद थे। व्योमकेश उन्हें किनारे ले जाकर कुछ बातें कहने लगे। फिर उन्होंने प्रभात को कमरे में ले जाकर टेबल पर लिटाया और जांच शुरू की। हम बाहर चले गए। जांच के बाद डॉक्टर आए और बोले, छाती और पीठ में कुछ नहीं मिला, लेकिन नसों पर गंभीर झटका है। ये दवा ले लीजिए, एक शीशी खा लेने से ठीक हो जाएगा। डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखने गए। व्योमकेश उनके साथ गए। थोड़ी देर बाद दवा की शीशी लेकर वापस आए। चलो, डॉक्टर की फीस मैंने चुका दी है। प्रभात शर्मिंदा होकर बोले, ये क्या, आपने क्यों दे दिया? मेरे पास है पैसे। ठीक है, बाद में देखा जाएगा। अब चलिए, मैं आपको घर पहुंचा दूं। प्रभात की आंखें नम हो गई। आप मेरे लिए इतनी मेहनत कर रहे हैं? व्योमकेश हल्की सी मुस्कान के साथ बोले, संघर्ष में जीवन में एक दूसरे के लिए थोड़ा सा कष्ट करना पड़ता है। चलिए। हम किराए की गाड़ी में प्रभात को लेकर उनके घर की ओर चल पड़े। व्योमकेश की इस तरह परहितपूर्ण हरकत के पीछे कोई उद्देश्य है या नहीं, ये सवाल बार बार मेरे मन में उभरता रहा। घर पहुंचते ही ननिबाला देवी प्रभात की तबीयत खराब होने की खबर सुनकर बहुत परेशान हो गई और उन्हें लेकर बिस्तर पर लिटा दिया। वह अनुभवशील देखभाल करने वाली है। दवा या आहार के बारे में कुछ बताने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। हम विदा लेने बाहर आए। बाहर खड़े व्योमकेश की मुद्रा देखकर ऐसा लगा कि उनका जाने का मन नहीं है। मैंने उन्हें देखते ही सवाल किया। उन्होंने हल्की भौएं चढ़ाकर उत्तर दिया। सीढ़ियों से कदमों की आवाज़ आई। नृपेन ने अंदर प्रवेश किया। हमें देखकर वह थम गया। आप लोग? व्योमकेश बोले, प्रभात बाबू की तबीयत ठीक नहीं थी, इसलिए उन्हें घर पहुंचाने आए हैं। प्रभात बाबू की तबीयत ठीक नहीं? नृपेन अंदर की ओर कदम बढ़ाते हुए बोला। एक बात। व्योमकेश ने चाबी निकालकर उनके सामने रख दी। क्या आप इस चाबी को पहचानते हैं? नृपेन की नज़रें पहले सामान्य थी, लेकिन एक ही पल में वे चोरी छिपे देखने वाली नज़रों में बदल गई। उसने एक बार गले को संयमित किया और कहा, चाबी? मैं किसी चाबी को कैसे पहचानूं? माफ़ करें, प्रभात बाबू की तबीयत। कहते हुए वह सीधे प्रभात के कमरे की ओर बढ़ गया। कुछ क्षण रुके रहने के बाद व्योमकेश ने मेरे कान में धीरे से कहा, अजीत, तुम रुको, मैं अभी आता हूँ। और वह धीमे कदमों से अनादि हलदर के कमरे की ओर चला गया। मैं अकेला खड़ा रहा।
सोच रहा था कि अगर कोई आकर व्योमकेश के बारे में सवाल पूछे तो मैं क्या जवाब दूँ। लेकिन लगभग 1 मिनट बाद व्योमकेश लौट आए और बोले, चलो अब हम चलते हैं। नीचे बैठे षष्ठी बाबू हुक्का पी रहे थे, हमारी तरफ कटु नज़रों से देख रहे थे। सड़क पर रोशनी जल रही थी। हम जल्दी से घर की ओर बढ़े। चलते चलते व्योमकेश बोले, ये निश्चित रूप से अनादि हल्दर की अलमारी की चाबी है, और कौन इसे गली में फेंक गया इस बारे में भी कोई शक नहीं है। 12 हफ्ते बीत चुके थे, किसी दिशा से भी कोई आवाज़ या संकेत नहीं मिला। व्योमकेश ने निमाई निताई को तुरंत आने और मिलने को कहा था, लेकिन वे भी चुप थे। ऐसा लगता है जैसे सब सो गए हैं, जैसे स्टेशन से ट्रेन निकल जाने के बाद का माहौल होता है, कुछ वैसा ही स्थिर और शांत। उसके बाद ट्रेन आई, एक के बाद एक ट्रेन आने लगी। आखिरकार इतनी ट्रेनें आ गई कि सांस लेने का समय ही नहीं रहा। सुबह के समय 2 चिट्ठी आई। एक चिट्ठी सत्यवती की थी। वो लंबे समय तक हमें नहीं देख पाई थी और हमारे जीवित होने को लेकर संदेह में थी। वह तुरंत मिलने की इच्छा रखती है। दूसरी चिट्ठी खेजूरहाट के रमेश मलिक की थी। उन्होंने लिखा, भाई व्योमकेश, तुम मुझे भुलाए नहीं। तुम्हारी चिट्ठी पाकर जो खुशी हुई उसका वर्णन नहीं कर सकता। वो पुरानी भूली बिसरी कॉलेज की ज़िंदगी की बातें फिर याद आ रही है। भाई, मैं तुम्हारे साथ निश्चित रूप से मिलना चाहता था, लेकिन कुछ दिनों से बिस्तर पर पड़ा हूँ। हिलने डुलने की शक्ति नहीं है। तुम्हारे कीर्ति कर्मों की बातें पढ़ी है और जानते हैं कि तुम कोलकाता में हो, लेकिन सही पता नहीं जानने के कारण अब तक नहीं आ सका। अब ठीक हो जाने के बाद ज़रूर मिलूँगा। तुम जिस व्यक्ति के बारे में जानना चाहते हो उसके बारे में मैं बहुत कुछ जानता हूँ। मिलकर सब बताऊँगा। वो बहुत ही कुशल और गुणी व्यक्ति है। एक बार जेल भी गया है। उसका प्रमुख और सबसे बड़ा गुण ये है कि किसी भी ताले की चाबी एक बार देखने के बाद वो बिल्कुल उसी जैसी नकली चाबी बना सकता है। वो एक प्रतिभाशाली लड़का है। छोटे घर से निकाल दिया गया था। उसने छोटे घर के तिजोरी की चाबी बनाई थी और कभी कभी उसमें से 10-10 रुपये निकालता था। छोटे घर से निकलने के बाद कोलकाता जाकर काम करता था और वहाँ भी कैश बॉक्स की चाबी बनाता था। पकड़ में आ गया और जेल गया। ये 4-5 साल पहले की बात है। तुम किस माध्यम से उसके बारे में आए हो ये मुझे पता नहीं, लेकिन सावधान रहो। मिलने का मन बेचैन हो रहा है। आज के लिए इतना ही। प्यार बनाए रखो। सप्रेम, तुम्हारा रमेश। व्योमकेश बोले, कुशल व्यक्ति है, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे गुणी लोग इस दुनिया में बहुत कम हैं। खैर, नेपियर की कार्यप्रणाली अब काफ़ी हद तक समझ में आ रही है। अनादि हल्दर अलमारी की चाबी हमेशा कमर में रखते थे। इसे देख पाना मुश्किल था। किसी मौके नेपियर ने एक बार वह चाबी देख ली और वही चाबी बना ली। उसे माल होने की जानकारी थी, इसलिए बस अवसर का इंतज़ार करने लगा। फिर काली पूजा की रात। व्योमकेश वहीं रुक गए। काली पूजा की रात? मैंने पूछा। व्योमकेश उत्तर देने ही वाले थे कि उसी समय दरवाजे की खड़खड़ाहट हुई। दरवाज़ा खुला तो अद्भुत दृश्य दिखाई दिया। वकील कामिनीकांत मुस्तफ़ी अपने 2 मुवक्किलों के साथ खड़े थे। कामिनीकांत के चेहरे पर मधुर परंतु हल्की मुस्कान थी। निमाई और निताई को देखकर पहचान पाना मुश्किल था। सचमुच 2 भीगे हुए बिल्ली की तरह। नंगे पैर, शरीर पर गंदे छोटे कपड़े, चेहरे पर अशिष्ट दाढ़ी, असभ्य लग रहे थे। तीनों कमरे में प्रवेश किए। व्योमकेश आराम से पलटे और देखा उसके चेहरे का तिरस्कार अब धीरे धीरे व्यंग्यपूर्ण हंसी में बदल गया। उसने कहा, तो आप अंततः आ ही गए, बैठिए। तीनों तख्तपोश के किनारे पर बैठे। कामिनीकांत बोले, थोड़ी देर हो गई। आप जिस तरह खत में डर दिखा रहे थे, वे अकेले आने की हिम्मत नहीं कर पाए और मेरे पास भागे। इसीलिए मैं वकील बनकर गया। थोड़ी खोजबीन किए बिना तो आ ही नहीं सकता। कहाँ खोजबीन की आपने? श्रीकांत पंत निवास में। वहाँ सुविधा नहीं हुई क्या? गवाह को तोड़ने में कामयाब नहीं हुए? श्रीकांत बाबू सत्य छिपाने के लिए तैयार नहीं हुए? कामिनीकांत बाबू चोट खाए स्वर में बोले, छी छी, ये आप क्या कह रहे हैं व्योमकेश बाबू? गवाह तोड़ना मेरा पेशा नहीं है। मुवक्किल की तरफ से सत्य को उजागर करना मेरा काम है। सत्य जानने के लिए श्रीकांत होटल जाने की ज़रूरत नहीं थी। मुवक्किल केवल दोनों से पूछते तो सब कुछ जान सकते थे। वे नादान हैं, ऊपर से अशुच है। खैर, आप जानना चाहते हैं तो बताइए। वे आपसे कोई बात छिपाएंगे नहीं। उनका बयान सुनकर आप समझ जाएंगे कि वे पूरी तरह निर्दोष है।
व्योमकेश ने क्रमशः निताई और निमाई को देखा और कहा, इनमें से कौन श्रीकांत होटल जाता था? कामिनीकांत बोले, दोनों ही जाते थे, लेकिन उनका चेहरा काफ़ी हद तक एक जैसा है, इसलिए शायद होटल के लोग पहचान नहीं पाए। व्योमकेश ने कहा, श्रीकांत होटल के तेतलर कमरे को किराए पर लेने का उद्देश्य क्या था? कामिनीकांत बोले, तो फिर शुरू से ही सब खुलकर कह देता हूँ।